वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 8। इस कहानी में अब नोआ अपनी फैमिली के साथ वापस ब्रुकलिन आ गया है। वो अब एलिसन से कभी नहीं मिलना चाहता, इसीलिए तो उसने हेलन से सब कुछ बता दिया था। अब उसने ये फैसला किया है कि उसकी फैमिली उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। इस बार वो अपने परिवार को बिखरने देने का रिस्क नहीं लेगा। हेलन ने भी उसे माफ़ कर दिया है, सो अब सब कुछ ठीक है। इधर एलिसन और नोआ के बारे में कोल को पता चल चुका है ऑस्कर के द्वारा, पर कोल ने भी उसे माफ़ कर दिया है। यहाँ तक कि एलिसन का सुझाव जिसमें उसने कहा था हमें ये फार्म बेच देना चाहिए, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। पर अब आगे क्या होने वाला है, हम आपको बताते चले कि आज की कहानी में इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि मौत किसकी हुई है। सबसे पहले कहानी का पहला हिस्सा यानी नोआ। अब वो वापस आकर एज ए प्रोफेसर पढ़ाने लगा है, जैसा वो पहले भी करता था। बीच बीच में वो वक्त निकाल कर अपनी किताब लिख लेता था। क्लास में वो रोमियो जूलियट के ऊपर लेक्चर दे रहा है। ये आज का टॉपिक है। वो स्टूडेंट से पूछ रहा है आपने इस कहानी से क्या सीखा। सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं, पर वो किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। उसने कहा सीख ये मिलती है कि इस मतलबी दुनिया में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। अपने मतलब के लिए लोग आपके प्यार की बलि भी चढ़ा देंगे और आप देखते रह जाओगे। इसके बाद हेलन से उसकी मुलाकात हुई। वो एक खुशखबरी लाई है कि उसके स्टोर के बारे में संडे टाइम्स में छपने के लिए जगह मिल गई है। दोनों बड़े खुश हैं। नोआ ने एक गिफ्ट निकाला है। हेलन ने देखा कि ये तो एक महंगी ज्वेलरी है। उसने देखते ही इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा इन हालातों में हम ये महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसने ये गिफ्ट नोआ को लौटा दिया है। नोआ ने भी उसकी इस बात को मानते हुए गिफ्ट को वापस कर देना ही उचित समझा है। बाद में वो मार्टिन के पास पहुंचा। उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। इसकी खबर ली। विटनी भी दुबली होने की वजह से बीमार पड़ने लगी है। इस पर दोनों बेडरूम में ही लड़ पड़े। दोनों एक दूसरे को इन सब के लिए ब्लेम कर रहे हैं। हेलन ने कहा तुम तो रहने ही दो, तुम अब बोलने का हक खो चुके हो। अगले दिन दोनों थेरेपिस्ट के पास पहुंचे। यहाँ दोनों अपनी अपनी समस्याएं बताते हुए आपस में ही लड़ पड़े। थेरेपिस्ट उनकी लड़ाई को देखे जा रही थी। नोआ ने कहा मुझे हर बार नीचा महसूस कराया जाता है, जैसे मैं एक फेलियर हूँ। कभी तुम्हारे पिता, कभी तुम्हारी माँ और कभी तुम। हेलन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो बार बार उसके अफेयर वाली बात को उछाल देती है। नोआ ने कहा जो हो गया सो हो गया, अब तुम मुझे अपने साथ खड़ा रहने दो, कम से कम हमारे बच्चों के लिए प्लीज़। हेलन ने भी उसकी इस बात को तवज्जो दी है और इस तरह ये सेशन ख़त्म हो गया है। शाम को नोआ को उस अवार्ड फंक्शन में जाना पड़ा जहाँ हेलन के पिता ब्रूस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। ब्रूस के हाथों में जब ये अवार्ड है तब वो खुश भी है और दुखी भी, क्योंकि अब उसे और नीचा महसूस कराया जाएगा। इतने में उसे एलिसन दिखी। वो अब यहाँ वेट्रेस का काम कर रही है। ऑस्कर के यहाँ से तो कब का काम छोड़ चुकी है। उसे देखते ही नोआ के चेहरे के भाव बदल गए। वो जितने टाइम भी उसके साथ रहा वो उसकी ज़िंदगी के बड़े हसीन पल थे। वो उससे प्यार करता था, पर वो सब अब एक पास्ट है। अब उसे इन सब से दूर जाना है, इसलिए एलिसन को बार बार रिजेक्ट कर देता है। एलिसन जब उसके पास ड्रिंक सर्व करने आई तब उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। एलिसन ने भी कहा मैं जानती हूँ। इसके बाद वो बाकी लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगी। अब ब्रूस यहाँ पहुँचा है। पहले तो उसने हमेशा की तरह उसकी खिल्ली उड़ाई, फिर पूछा ये वेट्रेस कहीं वही लड़की तो नहीं जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। नोआ ने सरप्राइजिंगली पूछा आपको ये सब कैसे पता चला। ब्रूस ने कहा इन सब बातों का पता चलने में देर थोड़ी लगती है। हेलेन ने अपनी माँ को बताया और उससे मुझे पता चल गया। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर पसीना? अभी तो तुम्हें ठंड लग रही थी, अब गर्मी लगने लगी। मैंने कहा था ना तुम्हें बहुत जल्द पसीना आ जाएगा, तो तुमने इस वेट्रेस के साथ मुझे लिए थे। नोआ इस समय बड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया है। वो यहाँ से चला आया बाहर की तरफ। यहाँ एलिसन फ़ोन पर बात कर रही है। उसके नानी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। नोआ ने उसे लिफ्ट ऑफर की। दोनों एक ही गाड़ी में हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ उसकी नानी एडमिट है। एलिसन ने उसे हॉस्पिटल के अंदर आने को कहा, पर उसने ये कहकर कि मुझे अपने परिवार के पास जाना है चला गया। वो वापस ब्रूस के पास आ गया है। ब्रूस भी अब काफ़ी बूढ़ा हो गया है। उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा था। नोआ ने आकर उसकी मदद की, पर ब्रूस इन सब के लिए थैंकफुल भी नहीं हुआ। पर नोआ ने उसे एक बात ज़रूर पूछा, क्या आप अपने उस मिशिगन वाली स्टूडेंट के बारे में अब भी सोचते हैं जिसके साथ आपका रिश्ता बना था? ब्रूस ने कहा मैं हर रोज़ उसके बारे में सोचता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। ये जवाब नोआ को अपने हालात पर और भी उलझा गया है।
वो समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो भी तो एलिसन को भूल नहीं पा रहा। इस क्रम में वो वापस पहुंचा है हॉस्पिटल एलिसन से मिलने और उसकी नानी को देखने। एलिसन तो सो रही है हॉस्पिटल में ही। नोआ ने उसकी नानी के हाथ चेक किए और एलिसन को जगा कर कहा, ये मरने वाली हैं। एलिसन तुरंत से उनके पास गई। ये सोच कर कि वो उन्हें खोने वाली है, इमोशनल हो गई। उनके बगल में ही वो लेट गई। एलिसन को यूँ अपनी नानी के साथ भावुक होते हुए जब नोआ ने देखा, तब वो भी अपने जज्बात को रोक नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल की गैलरी में बैठा वो भी द्वंद्व में उलझा हुआ है। अपनी कार में उसने एलिसन को लिफ्ट दी है। एलिसन कार में ही सो गई है। उसे देखकर नोआ की परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। नोआ अब सक्सेसफुल राइटर बन गया है। बेस्ट सेलिंग नॉवेल डिसेंट का लेखक है। इस नॉवल पर जल्द ही मोशन पिक्चर्स बनाई जाएगी। उसे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, पर इस समारोह में जेफरीज भी पहुँचा है। एक तरफ तो नोआ अपनी ही बुक पढ़ रहा है, लोग बड़ी उत्सुकता से उसे सुन रहे हैं। दूसरी तरफ जेफरीज बार बार उन इमेजेस को जिसे उसने दी एंड क्लब के बाहर खींचा था, उन्हें देखकर फिर नोआ को देखता हुआ कुछ मिला रहा है। दरअसल नोआ जिन चीज़ों का जिक्र कर रहा है अपनी किताब पढ़ते हुए, जैसे कि नीले रंग की बाउंड्री, ये सब उस इमेज में है जिन्हें जेफरीज ने दी एंड क्लब के बाहर खींचा था। अब जब नोआ के हिसाब से वो वहाँ पहुँचा ही नहीं, तो उसे ये सब कैसे पता? इसका मतलब नोआ कुछ तो छुपा रहा है। इसी सवाल के साथ कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। अब दूसरा हिस्सा जिसमें एलिसन की कहानी बयां की जाएगी। लॉकहार्ट फैमिली में क्रिसमस डिनर चल रहा है। अब इस फैमिली में फार्म को बेचने पर सहमति बन चुकी है। हाल की वाइफ मैरी केट ने कहा, हाल और मैं बिक्री होने के बाद कहीं जाने की सोच रहे हैं। मे बी हैम्पटन चले जाएं। हम वहाँ टैटू का काम शुरू करेंगे। कोल ने कहा, मैंने प्रॉपर्टी एजेंट से बात कर ली है जो हमें इसकी अच्छी कीमत दिला देगा। इन सब के बीच ये कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि छत से पानी गिरने लगा। कोल ने एक बर्तन उठा लिया पानी को रोकने के लिए। इस सीन से ये पता लग रहा है कि इस फैमिली में कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है। रात को जब कोल और एलिसन सोने गए तब एलिसन ने पूछा, तुम अपने हिस्से के पैसों का क्या करोगे? कोल ने कोई जवाब नहीं दिया और उससे किस करने लगा। बाद में उसने कहा, मुझे और क्या चाहिए जब तुम मेरे साथ हो। इसके बाद एलिसन पहुंची अपनी नानी से मिलने हॉस्पिटल में। यहाँ उसकी माँ एथना अपने बॉयफ्रेंड डेनिस के साथ थी। एलिसन को डेनिस की यहाँ मौजूदगी अच्छी नहीं लगी। उसने उसे यहाँ से जाने को कहा। डेनिस के जाने के बाद एलिसन ने एथना से बात की। एथना ने बताया उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एलिसन उस अवार्ड समारोह में गई थी जहाँ ब्रूस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। यहाँ नोआ भी था। दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने अकेले में बैठकर एक दूसरे का हालचाल जाना। एलिसन ने बताया, कोल को सब कुछ पता चल गया ऑस्कर की वजह से, पर अब हमारे बीच सब ठीक हो रहा है और अब मैं बच्चा प्लान कर रही हूँ। नोआ ने कहा, ये तो अच्छी बात है। इतने में एलिसन को फ़ोन आया और इस तरह नोआ उसे लिए हॉस्पिटल ले आया। एलिसन के हिसाब से उसने नोआ को जाने को कहा, पर नोआ रुकना चाहता था। एलिसन अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी नानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शरीर के मोस्टली ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं। इस समय वो लाइफ सपोर्ट पर है। एथना तो ये चाहती है कि लाइफ सपोर्ट का प्लग ऑफ कर दिया जाए, पर एलिसन इस पर राज़ी नहीं। इतने में नोआ यहाँ आ गया। हॉस्पिटल की गैलरी में बैठी एलिसन अपनी नानी को लेकर इमोशनल हो रही है। नोआ उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, जब मैंने अपनी माँ को खोया था तब मुझे बहुत दुख हुआ, पर धीरे धीरे वक्त ने उन जख्मों को मरहम लगा दिया। मैंने ये दर्द महसूस किया है जो तुम कर रही हो। एलिसन ने कहा, अगर मैं उनके लाइफ सपोर्ट का स्विच ऑफ कर दूं तो मेरे अंदर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। इस पर नोआ ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम उन्हें उनकी तकलीफ़ों से निजात दिला रही हो। तुम प्लीज़ उन पर दया करो, उन्हें जाने दो। इन सब के बाद एलिसन ने वही किया जिसकी सलाह नोआ ने दी थी। उसने अपने नानी को इस जहां से जाने दिया। उसने एथना से कुछ दिन और रुकने की विनती की, पर उन्होंने कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे नॉर्मल होने के लिए कहीं और जाना होगा। ऐसा कहकर वो डेनिस के साथ यहाँ से चली गई। नोआ ने इसके बाद एलिसन को उसके घर ड्रॉप किया है। नोआ ने जाते हुए एलिसन से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एलिसन ने भी कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो कार से उतर कर चली गई। घर आकर उसने उस बॉक्स को खोला है जिसमें कुछ उसके बचपन की यादें हैं। इन खिलौनों को एलिसन की नानी ने उसके लिए ख़रीदे थे। अब वो नानी नहीं रही, पर खिलौने अक्सर उनकी याद दिलाते रहेंगे। इन्हें देखकर एलिसन रो बैठी। इनमें एक तस्वीर भी है जिनमें वो बहुत छोटी है, पर उसकी नानी उसे थामे हुए हैं। ये देखकर एलिसन उन यादों में चली गई जो कभी उसकी खुशियों का हिस्सा थे।
इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। जेफरी चर्च में पहुंचा है जहां मरने वाले शख्स की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हो रही है। मरने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि स्कॉट लॉकहार्ट है। उसकी तस्वीर लगी हुई है, फादर उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ एलिसन भी मौजूद है। इसके बाद जेफरीज यहाँ से चला गया। जेफरीज द एंड क्लब के रिसेप्शन पर फिर से पहुंचा है क्योंकि उसे शक है कि नोआ ने गलत बयान दिया था। रिसेप्शन पर उसने पूछा, नोआ सोलोवे नाम से कोई एंट्री है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सोलोवे नाम से रिजर्वेशन तो है, पर उस रात 11:22 पर उसे रद्द कर दिया गया था। ये सुनते ही जेफरीज ने कहा, बस मुझे यही जानना था। जाते हुए उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं थोड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। क्या कोई है जो मेरी कार देख सकता हो? रिसेप्शनिस्ट ने एक नंबर दिया है। इस नंबर को लिए जेफरीज यहाँ से निकल आया है और इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। अब तक की कहानी से ये तो पता चल गया कि स्कॉटी की मौत हुई है, पर पूरा मामला क्या है ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलें। हम अगले दिन ही इसे पब्लिश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।